पोलीपाथर स्थित एक निजी स्कूल के गेट पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब स्कूल प्रबंधन ने कुछ मिनट लेट आए बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया। बच्चों को स्कूल के गेट पर घंटों खड़ा रखा गया, जिसके चलते अभिभावक नाराज हो गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि अवैध फीस वसूली के मामले में जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसकी वजह से स्कूल प्रबंधन बौखला गया है और बच्चों पर खींच निकाली जा रही है। सात 20 के पहले इन लोग ने मेन गेट तो बंद नहीं किया। उन लोग ने अंदर प्रेमाइसेस का जो गेट है स्कूल क्लासेस में रूम में जाने का, वहां का गेट बंद कर दिया। मेन गेट बंद नहीं किया। सारे बच्चे अभी अंदर ग्राउंड पे खड़े हैं। स्कूल के वैन और पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को छोड़ के जा चुके, जिससे अंदर छोटे बच्चे सभी जन मौजूद है। कल को अगर कोई भगदड़ की स्थिति बन जाएगी तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्कूल प्रशासन तो पहले ही अपने नोटिफिकेशन से पल्ला झाड़ चुका है। हंगामा बढ़ता देख स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को गेट खोलकर स्कूल में प्रवेश दिया और अभिभावकों से चर्चा की। उसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इस मामले की शिकायत अभिभावकों ने कलेक्टर दीपक सक्सेना और जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी से की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जांच कर स्कूल प्रबंधन को पहले समझाइश दी जाएगी। उसके बाद भी यदि उसका रवैया नहीं सुधरा तो कार्रवाई की जाएगी। सारी बातें उनकी अच्छे तरीके से सुनी गई और कल हमने स्कूल के प्राचार्यों की या प्रबंधकों की बैठक बुलाई है, तो इस पर डिटेल में उनसे बात की जाएगी कि इस तरीके का कोई बच्चों को परेशान करने का कोई तरीका ना किया। कहीं ना कहीं ये प्रशासन पे दबाव तो नहीं है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? अब वो बात करके समझ में आएगा और क्या इश्यूज़ हैं, और उनको समझाइश भी दी जाएगी कि भाई कोई भी बच्चा परेशान ना हो अपने स्कूलों में पढ़ने वाला। ये समझाइश का दौर कब तक चलेगा? क्या कार्रवाई नहीं होगी इनके खिलाफ? नहीं, कार्रवाई तो अभी बहुत बड़ी उनके खिलाफ हुई है ऑलरेडी। फिर उनको एक समझाइश दी जाएगी कि अगर भाई कोई अलग फिर से गतिविधियाँ होती हैं तो फिर से कोई कार्रवाई हो सकती है। निजी स्कूल के सामने हुआ ये हंगामा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं का डटकर मुकाबला किया जाएगा। शहर सीमा में स्थित शासकीय प्राथमिक शालाओं में से 111 जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत की मांग जिला शिक्षा केंद्र ने नगर निगम प्रशासन से की है। इसके लिए बाकायदा एक सूची कवर लेटर के साथ निगम आयुक्त को भेजी गई है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों की माने तो लगातार 2-3 वर्षों से पत्राचार किया जा रहा है। उसके बावजूद जर्जर स्कूल भवनों की दुर्दशा दूर नहीं हो पा रही है। अधिकारियों का कहना है कि संभागीय कमिश्नर के निर्देश पर यह पत्राचार किया जा रहा है। इसमें आग्रह किया गया है कि शिक्षा उपकर की राशि से मरम्मत का कार्य कराया जाए ताकि सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो सके। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा शहरवासियों से शिक्षा उपकर के नाम पर टैक्स वसूली की जाती है, जो करोड़ों रुपयों में होती है। इस वर्ष 25 करोड़ रुपयों से ज़्यादा की राशि शिक्षा उपकर के रूप में जमा हुई है। प्राथमिक शाला के जो नगरीय क्षेत्रों के और ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं की सूची हमने तैयार किए थे, उसमें 91 शालाओं के प्रपोजल हमने नगर निगम को एस्टीमेट सहित दिए हैं कि ये जर्जर हैं और शिक्षा उपकर की राशि से इसमें निर्माण कार्य किया गया। तो उसमें हमारा पत्राचार के बाद अब उन्हें कार्रवाई अभी वहाँ से अपेक्षित है, तो हमारे शाला भवन सुशिक्षित है। इसी प्राथमिक स्कूल हैं, उनकी हालत ख़राब है, जल भराव हो रहा है, सुधार कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा? सुधार कार्य कराने हेतु हमने नगर निगम को 111 स्कूलों की सूची दी है। किस राशि से इसको? अब शिक्षा उपकर की राशि से नगर निगम द्वारा उपकार को कराया जाएगा। कब दिए हैं पत्र आपने? ये हमने पिछले गत वर्ष भी दिया, लगातार देते आ रहे हैं और अभी 1 महीने पूर्व भी उनको दिया था बारिश के स्कूल प्रारंभ होने से पहले। वहीं इस मामले में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि स्कूलों की मरम्मत का कार्य तो कराया जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि मरम्मत का कार्य किस मद से होता है। शिक्षा उपकर के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग किन कार्यों में होता है, इस बात की जानकारी भी अधिकारियों को नहीं है।
सिंह साहब, शिक्षा उपकर से कितने स्कूलों को सुधारा? शिक्षा उपकर की राशि से अब तक कितने स्कूलों को सुधारा गया? ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शिक्षा उपकर कितना प्राप्त हुआ और जो पेमेंट वगैरह हुए वो शिक्षा उपकर से हुए कि नगर निगम मद से हुए, वो मेरी जानकारी में नहीं। स्कूलों को सुधारने में अब तक कितनी राशि खर्च की गई, कुछ आंकड़ा आपके पास है? आंकड़ा निकलवाना पड़ेगा, तो भी गिरी से गिरी हालत में मेरा ख्याल है कम से कम नहीं तो इधर पिछले 2 सालों में 10 करोड़ रुपया तो कम से कम हुआ ही होगा, इससे कम तो नहीं हुआ होगा। बहरहाल 2 विभागों के बीच हो रहा ये पत्राचार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन समाज के नौनिहालों के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। यदि होती तो सरकारी स्कूलों की तकदीर अब तक संवर चुकी होती। जबलपुर के शासकीय महाकौशल महाविद्यालय को हाल ही में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं है। वर्तमान में प्रोफेसर AC तिवारी प्रभारी प्राचार्य के तौर पर यहां पदस्थ हैं। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में स्थायी प्राचार्य को नियुक्त करने की मांग की है। बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संभागीय आयुक्त के नाम मांग पत्र सौंपा और मांग की कि पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाए। महाकौशल महाविद्यालय जो कि पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर तब्दील हो गया है, उसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त करने की मांग को लेकर के मैडम को ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान प्राचार्य हैं उनकी नियम विरुद्ध जो नियुक्ति हुई है उसके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर भी मैडम से बात की गई है। जांच में जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो शायद छात्रों के पक्ष में रहेंगे, ऐसा मैडम ने हम लोगों को आश्वासन दिया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए और उच्च शिक्षा विभाग से नियुक्ति की जांच कराने की मांग भी की है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले MBBS वर्ष 2019 के इंटर्न छात्रों द्वारा कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि वर्तमान में उनको 13,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, जबकि अन्य राज्यों में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों को 30,000 से ज़्यादा स्टाइपेंड दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर लगातार उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी जो मांग है कि हमारी जो प्रतिमाह हमारी स्टाइपेंड है उसको 30,000 की जाए। अगर हमारी जो स्टाइपेंड है वो सिर्फ 13,409 है, उसकी वजह से हमारे जो ट्रैवलिंग के खर्चे, हमारे खाने पीने का खर्चा, जो हमारी किताबें और पढ़ाई का खर्चा है वो हम ढंग से नहीं निकाल पा रहे हैं। और अब हम जब डॉक्टर बन गए तो हमारा ये भी चाहते हैं कि अब हमारे घर पे भी कुछ पैसे दे पाए, और यही हमारी डिमांड है कि उसको 30,000 कर दिया जाए ताकि हम उसको अपना जो दिनचर्या है उसका जो काम है वो ढंग से कर पाए। इंटर्न की सालाना मतलब जो मंथली इंटर्नशिप की स्टाइपेंड जो होती है उसको वृद्धि के लिए इधर आए हैं। और सर हम लोगों को सर कहीं कहीं सर अभी पीजी की सीट भी खाली हैं, तो कई बार हमको पीजी का काम भी करना पड़ता है, 6-6 8-8 घंटे नाइट में भी काम करना पड़ता है, तो हमारी स्टाइपेंड हमारे काम के देखने के लिए बहुत कम है। हम ये चाहते हैं कि इंटर्न की जो स्टाइपेंड है वो 30,000 प्रतिमाह की जाए, जो कि हमारे काम के अनुसार ठीक होगी। हमारी मासिक स्टाइपेंड जो कि करंटली 13,409 रुपये है उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाए, जो कि एक जायज़ मांग है, क्योंकि हमारी फ़ीस को एग्जैक्टली 100% बढ़ा दिया गया, 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। अगर हमारी फ़ीस को 100% से बढ़ाया जा रहा है तो हमारी स्टाइपेंड में उतनी वृद्धि क्यों नहीं? जब बाकी स्टेट्स ये सब कुछ कर सकते हैं तो MP क्यों नहीं कर सकता? तो हम सरकार से सिर्फ केवल ये विनती करते हैं कि जो हमारे काम के लिए हमें उचित पगार दी जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने जूनियर डॉक्टर्स की मांगों से शासन को अवगत कराने की बात कही है। हाँ, आज ये जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी इंटर्नशिप की जो फीस है उसको बढ़ाने के लिए आवेदन दिया। इनका कहना है कई सालों से नहीं बढ़ी और ये MP में सबसे कम है, इसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। HIV जैसी घातक बीमारी से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में 45 स्थान पर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई,
जिसमें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इन शिविरों के माध्यम से लोगों को एड्स जैसी घातक बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि 45 स्थान पर लगाए जाने वाले शिविरों में लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। एड्स नामक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारी देश में पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ी, इसलिए शासन ने इस पर फोकस किया कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बीमारी जो है कुछ निश्चित विधियों से ही फैलती है, लैंगिक संपर्क से फैलती है। यदि एक ही सिरिंज और नीडल का उपयोग किया जाए एक से ज़्यादा लोगों के लिए, इसके अलावा माँ से बच्चे में ये बीमारी फैलती है। यदि माँ को एड्स है और यदि वो गर्भवती होती है तो उससे फैलती है, और रक्तदान से, यदि HIV पॉजिटिव व्यक्ति ब्लड डोनेट कर दे और वो किसी को लग जाए। इसमें हम लोग 45 जगह पर ज़िले में कैंप लगाने वाले हैं, हेल्थ कैंप लगाएंगे और वहाँ लोगों को पहले काउंसिल करेंगे कि सब लोग HIV की जांच भी कराएं। कलेक्टर सर की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है, इसमें सब NGOs को बुलाया गया है, हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित हैं और इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी हम लोग इनको देंगे और पूरी उम्मीद है कि इस अभियान के तहत हम एड्स को कंट्रोल करने में बहुत कुछ सफल होंगे। बैठक में विभिन्न NGO के सदस्य भी मौजूद रहे। चरगवां के समीप सिवनी टोला ग्राम में मां नर्मदा के किनारे जल्द ही 111 फुट की पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। सनातन धर्म के प्रचार और गौ रक्षा के उद्देश्य को लेकर संस्कारधानी में पंचमुखी हनुमान जी की अतुलनीय प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ये कहना है पूज्य संत ब्रज बिहारी सरकार अनिकेत जी महाराज का। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने गौ रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया है और इस संकल्प को लेकर संस्कारधानी में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। 111 फीट के हनुमान जी, ये अकल्पनीय और अद्भुत मूर्ति आपके संस्कारधानी जबलपुर में माँ रेवा के तट पर सिवनी टोला स्थान है, एक चरगवां के पास में, उसी स्थान पर 111 फीट के हनुमान जी का मंदिर बनेगा। हनुमान जी भी विराजमान होंगे, जहाँ पर 10 महाविद्याओं की एक साथ स्थापना होगी। 10 महाविद्याएं, यह भी एक बड़ा अद्भुत विषय रहेगा और भगवती को विराजमान करके एक साधना का, उपासना का वह केंद्र रहेगा, जहां पर साधक लोग बैठ करके साधना कर सकेंगे। जबलपुर में नशे का कारोबार फैल रहा है, इसकी गिरफ्त में हमारे देश का भविष्य भी आ रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास और शहर के कुछ अन्य इलाकों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पढ़ाई करने की उम्र में बोनफिक्स और सुलोचन जैसा सस्ता नशा कर न केवल अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध की राह पर भी चलने को तैयार हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर घूमने वाले ये बच्चे कपड़े और पॉलीथीन में बोनफिक्स और सुलोचन डालकर नशा कर रहे हैं। नशे की लत का शिकार इन मासूमों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो नशे का गुलाम बनकर अपनी ज़िंदगी की सांसें कम कर रहे हैं। खास बात यह है कि नशे की ये चीज़ें इनको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लिहाजा इसके शौकीन बच्चे अपने अन्य साथियों को भी इसकी लत लगा देते हैं और यही वजह है कि ऐसे बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नशे की जद में आए इन नाबालिगों को सुधारने के लिए विशेष NGO भी बनाए गए हैं, जो न केवल इनकी लत को छुड़वाने का काम करते हैं, बल्कि शिक्षा भी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसी संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही हैं। इस मामले में एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि बच्चों को नशा उपलब्ध कराने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रकरणों में सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेकर इस तरह के बच्चों को किसी पढ़ाई हेतु, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हेतु लगातार प्रयासरत किया जाता रहा है। सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाता रहा है। अगर जांच में ये बात पाई गई कि जो सुलोचन या किसी भी तरह का चीज़ वो अगर नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति उनको ये उपलब्ध करा रहा है उनका पता ज्ञात कर उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर कोई इंजेक्शन ले रहा है तो वो कोई दवाई दुकान वाला ही दे रहा होगा, और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्तता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
चूँकि बाल मन जो होता है वो किसी भी तरफ उसको टर्न किया जा सकता है, लेकिन किसी भी संस्था का ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरह के बच्चों का उनको स्कूल की तरफ प्रेरित करें, उसके जो घर परिवार है उनसे मिलाने का प्रयास करें, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं कार्यरत भी हैं जो इस दिशा में प्रयास करती हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे एनजीओ संचालकों से भी बातचीत की जाएगी और इन मासूमों को नशे की जद से बाहर निकालने के प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली में हुई घटना के बाद नींद से जागे जबलपुर नगर निगम प्रशासन ने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में बने बेसमेंटों के अवैध उपयोग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की भवन शाखा और अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आशीष हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल और खंडेलवाल फर्नीचर की बिल्डिंग में हो रहे बेसमेंट के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई की। पार्किंग स्थलों के स्थान पर हो रहे अन्य उपयोग पर लगाम लगाने के लिए बेसमेंटों को सील किया गया। साथ ही भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई के चलते हड़कंप मचा रहा। छपरा लगाएंगे ना, आ जाओ। छपरा कहाँ है? आप ही के पास है? आयुक्त महोदय के निर्देशन में पार्किंग क्षेत्र पर जो स्वीकृत हैं या जो छोड़े गए हैं भवन स्वामियों द्वारा, उस पर जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। आज उसी तारतम्य में हमने आशीष हॉस्पिटल, जिसमें बेसमेंट में ऑफिस का संचालन हो रहा था, ऑफिस को हमने सील बंद किया है। इसी तरह महाकौशल हॉस्पिटल में कुछ हिस्से में ऑफिस चला रहे थे, उसको भी हमने सील बंद किया है। खंडेलवाल फर्नीचर में पूरे बेसमेंट में स्टोर के रूप में उनके द्वारा फर्नीचर भरा गया, उनके शटर को हमने आज सील बंद किया है। और इसी तरीके से जो भी कार्रवाइयाँ हैं आयुक्त महोदय के निर्देशों में लगातार रोज होंगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बेसमेंट का दुरुपयोग करने वाले भवन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कार्रवाई का मकसद है कि दिल्ली जैसी कोई घटना शहर में ना हो पाए। कोतवाली में वाहन चेकिंग के दौरान बीती रात पुलिस और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। इस विवाद के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। विवाद की जानकारी लगते ही पूर्व कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा कोतवाली थाने के सामने सड़क को घेरकर चेकिंग की जाती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। चेकिंग के दौरान पुलिस जनप्रतिनिधियों से भी अभद्रता करने से बाज नहीं आती। आज भी चेकिंग के दौरान पुलिस का कांग्रेस नेता अजय रावत से विवाद हुआ और इस दौरान भाजपा नेता कुंजी जौहरी और युवा मोर्चा महामंत्री राहुल रजक जब मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने उनसे भी अभद्रता की और कुंजी जौहरी का चश्मा तोड़ दिया। नेता जो भी है, जो भारतीय जनता पार्टी कुंजी लाल भैया और हमारे कांग्रेस के अजय रावत जी, एक और साथी युवा जो मोर्चा के हैं राहुल, इनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। जब घटना के बारे में पता चला कि चेकिंग के दौरान पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने धक्का देते हुए कुंजी भाई का चश्मा टूट गया। इस बात को लेकर यहाँ तनाव बढ़ा था, तो मेरे को जानकारी मिले, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बड़े अधिकारियों से बात हुई है। ये कोतवाली क्षेत्र है, मैंने उनसे साफ कहा है कि यहाँ पे सम्मानी लोग, व्यापारी लोग काम करते हैं, रहते हैं, और यहाँ पे तालमेल बनाए बगैर आप इस तरह से काम करोगे तो रोज़ विवाद हो, जबकि कोतवाली थाना कभी विवादों के लिए नहीं जाना जाता। अधिकारियों ने इस बात की गलती को स्वीकार किया है। चेकिंग के दौरान लगभग रात्रि 10 बजे एक विवाद की सूचना हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं और पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा चलानी कार्रवाई में सहयोग नहीं किया गया है। तो यह अभी मामला प्रकाश में आया है और इसकी जांच की जा रही है और जैसे भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पे आरोप लगे अभद्रता करने की, क्या कहना चाहिए? इस संबंध में अभी जो साक्ष्य मिल रहे हैं उन पर जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने झूमा झटकी भी की है, किसी को चोट भी आई है। अभी ऐसा किसी शिकायतकर्ता के द्वारा बताया नहीं गया है, लेकिन अभी क्योंकि जो फरियादी पक्ष था वो उनसे मैंने भी बात की है और वो अभी संतुष्ट हैं।
विवाद की जानकारी लगने के बाद सीएसपी कोतवाली थाने पहुंचे और उन्होंने आक्रोशित भाजपा और कांग्रेस नेताओं से चर्चा की और आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी। सीएसपी से मिले आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। वाहन चेकिंग के दौरान थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कुछ बातें हो रही थी, उसको लेकर चल रहा था। आज विशेष अभियान चल रहा था वाहन चेकिंग का, इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई थी और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई अधिकारियों के बीच में। फिर बात आपसी में बैठ के सब मामला शांति से निपटा। इस घटना को लेकर देर रात तक कोतवाली थाने के बाहर हड़कंप मचा रहा। जबलपुर के कृषि उपज मंडी में बढ़ती चोरी की वारदातों से व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीती रात मंडी के एक व्यापारी की गाड़ी की डिक्की खोलकर अज्ञात युवक ने रुपयों से भरा थैला पार कर दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरी की इस घटना से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार की सुबह इस घटना के विरोध में मंडी के व्यापारी एकत्र हुए और विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों ने कहा कि मंडी में लगातार चोरी की घटनाएं घट रही हैं। शिकायत करने के बाद भी ना तो मंडी प्रशासन कुछ कर रहा है और ना ही पुलिस। ऐसे में मंडी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक माह के भीतर मंडी में चोरी की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन मंडी प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। रात को भैया 9-10 पे मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था, तो मेरे को बाथरूम लगी, मैं चला गया बाथरूम करने और 9-11 पे लौटा तो मेरी गाड़ी बैग नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ वहाँ पता किया, सीसीटीवी देखा है, फिर मंडी गेट के बाहर मेरे को झोला मिला खाली। ये मेरे पेपर चेकबुक थे वो मिल गए मेरे को, मगर पैसे मेरे गायब थे झोले से। लगभग कितने पैसे? 94,000। क्या मानते हैं मंडी की गलतियाँ हैं? मंडी में कोई गार्ड नहीं है। सीसीटीवी जो लगा है तो उसमें धुंधली तस्वीर आ रही है। अगर वो सही कैमरा लगा होता तो उसमें उसकी तस्वीर आ जाती। इसके पहले भी कई गेट पे गए तो वो टीवी काम नहीं करा, ना आगे का सीसीटीवी ना पीछे का। इससे पहले मेरी 3 साल पहले दुकान की चोरी हो गई थी, जिसका आज तक कोई मालूम नहीं पड़ा है। 9:20 की घटना है। हमारे प्रतिष्ठित व्यापारी अंबिका दाल मिल वाले, उन्होंने गाड़ी एक्टिवा की डिक्की में बैग रखा अपना और वो यूरिन के लिए गए। वो लौट के आए, इस बीच में डुप्लीकेट चाबी से एक 20-22 साल का लड़का दिख रहा है कैमरे में, तो इनका बैग लेके चला गया। मंडी में चोरी घटनाएं आए दिन घट रही हैं। मंडी प्रशासन को 20 बार हम लोगों ने लिखित में दिया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही यहाँ पे। हम लोगों ने नीलामी कार अभी रोका हुआ है, मंडी प्रशासन से बात चल रही है, जो भी निर्णय होगा उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं मंडी प्रशासन से। व्यापारियों ने घटना की शिकायत मंडी प्रशासन से की है और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की है। मंडी प्रशासन ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही घटना की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। गोरखपुर पुलिस ने दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले 4 नाबालिग किशोरों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने चोरी की हुई 3 एक्सेस गाड़ियां जब्त की हैं। गोरखपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्तेश्वर मंदिर के समीप शारदा चौक के पास रहने वाले प्रिंस उर्फ गुड्डू विश्वकर्मा और इंदिरा बस्ती निवासी राज सोनी को बिना नंबर के एक्सेस वाहन के साथ पकड़ा गया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने 4 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने इनके नाबालिग साथियों को अभिरक्षा में लिया और इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 3 वाहन जब्त किए। पूछताछ में प्रिंस ने एक मोबाइल चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया था। पुलिस ने चोरी किया हुआ मोबाइल भी जब्त किया है। जो स्कूटी गाड़ी इनके पास मिली वो गाड़ी और 2 अन्य स्कूटी वाहनों को इनके द्वारा गढ़ा और बरेला तथा ये यादव कॉलोनी से इन्होंने चोरी करना बताया। एक चोरी का मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुआ है। इन दोनों के साथ 4 नाबालिग विधि विरुद्ध किशोर भी थे, तो इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई करके और संबंधित थाने में जहां से इनके द्वारा चोरी करना बताया गया है तो वहां सूचना दी गई है और इस पर आगे जांच करके कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर पुलिस ने संबंधित थानों को चोरी के वाहन जब्त होने की सूचना दी है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी पता लगा रही है।